हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस में हमने कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की और आज की क्लास में हम कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा कुंभा न केवल एक पराक्रमी योद्धा था बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी उसे सर्वोपरि कहा जा सकता था। कला और विद्या की अभिवृद्धि में वो विशेष अनुराग रखता था और उसने साहित्य, कला, नाट्यशास्त्र, भाषा, दर्शन आदि में नव चेतना का संचार किया और उसके शासनकाल में इन विविध विधाओं में जो उन्नति हुई वो अनेक शताब्दियों में भी नहीं की जा सकी। कुंभाकालीन स्थापत्य के प्रतीक उसके कला प्रेम का परिचायक कही जा सकती हैं और भारतीय कला के इतिहास में महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापत्य के क्षेत्र में कुंभा की उपलब्धियों की। तो महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ में जितना निर्माण कार्य हुआ उतना मेवाड़ के किसी भी राणा के शासनकाल में नहीं हुआ। कुंभा स्थापत्य कला प्रेमी था और भारत की गुप्तकालीन कला से प्रभावित था। गुप्तकालीन कला दुर्ग, मंदिरों, भवनों और जलाशयों के निर्माण के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती थी। कुंभा द्वारा इस परंपरागत शैली में सामरिक आवश्यकता और सुरक्षा का अंश मिलाकर उसे विशेष रूप से पल्लवित और विकसित किया गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दुर्ग निर्माण की। तो जहाँ तक सामरिक स्थापत्य का प्रश्न है, दुर्ग निर्माण का स्थान सर्वोपरि है और कुंभा द्वारा मेवाड़ राज्य के विभिन्न भागों में दुर्गों का निर्माण करवाकर मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए थे और इन 32 दुर्गों में कुंभलमेर या कुंभलगढ़ का जो दुर्ग था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कुंभा द्वारा अपने राज्य के पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच के तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकेबंदी की गई और सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया गया। उपद्रवी मेरों को नियंत्रण में रखने के लिए उसने मचान का दुर्ग बनवाया और इसी दृष्टि से कोलन और बदनौर के निकट बैराट के दुर्गों का निर्माण भी करवाया। भीलों की शक्ति पर अंकुश रखने और उन पर राज्य का प्रभाव बनाए रखने के लिए भूमठ के क्षेत्र में भी उसने अनेक दुर्गों के निर्माण करवाए और उससे मेवाड़ राज्य की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा सुरक्षित हो गई। कुंभा द्वारा अनेक दुर्गों का जीर्णोद्धार भी करवाया गया। आबू के अचलगढ़ नामक स्थान पर परमारों के प्राचीन दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित करवाया था कि यहाँ से सीमांत भागों को सैनिक सहायता पहुँचाई जा सके। वास्तुकला की दृष्टि से उसने इसमें स्वयं अपने निवास के लिए और सेना के रहने के लिए निवास स्थान बनवाए। कुंभा द्वारा जो निर्मित दुर्ग हैं उनमें कुंभलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय कहा जा सकता है, जो कुंभा की युद्ध कला और स्थापत्य रुचि का महान चमत्कार भी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इसका जो प्रमुख शिल्पी था वो मंडन था और दुर्ग में लगभग 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते थे और इतने ही लोगों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने एक विशाल तालाब भी बनवाया। इस दुर्ग में औरट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल और राम पोल नामक भव्य द्वार स्थापत्य के प्रतीक विद्यमान हैं। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर मंदिर और प्रासाद बनवाए गए थे। समतल भूमि कृषि हेतु छोड़ी गई थी और दुर्ग को चारों ओर से विशाल प्राचीर और बुर्जियों द्वारा सुरक्षित किया गया था। दुर्ग में सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास बनाया जिसे कटारगढ़ कहा जाता था। दुर्ग की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा द्वारा लिखा गया है कि यह गढ़ राज परिवार के लिए और आसपास की बस्ती के लिए सुरक्षा की व्यवस्था महाराणा कुंभा के बाद भी सदियों तक करता रहा। कुंभाकालीन राजप्रसाद की अगर हम बात करें तो कुंभा के समय के राजप्रासादों के भग्नावशेष कुंभलगढ़ और चित्तौड़ दुर्ग में उपलब्ध हैं। इन प्रासादों में सौंदर्य की अपेक्षा सादगी और उपयोगिता की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और अधिकतर ये राजप्रसाद विशाल कक्षों, सुंदर झरोकों और ऊंची छतों से युक्त हैं। गवाक्ष भी इन प्रासादों की विशेषता रही है। अब हम बात करते हैं कुंभाकालीन स्तंभों की। तो स्तंभ कला की दृष्टि से चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित कीर्ति स्तंभ एक कलात्मक वास्तुकला का नमूना है और वैसे कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ में भी विजय स्तंभ बनवाया गया था, लेकिन
चित्तौड़ दुर्ग का विजय स्तंभ अधिक प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1439 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और यह 1459 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसमें 9 मंजिलें हैं और नीचे यह 30 फुट चौड़ा है और 122 फुट ऊंचा है। ऊपर चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियां हैं और संपूर्ण जो स्तंभ है वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से आच्छादित है व हिंदू शैली के अलंकरण से सुसज्जित है। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, इसीलिए इसे विजय स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इसके निर्माण योजना में सूत्रधार जैता और उसके पुत्र नापा और पुंजा का विशेष योगदान रहा है और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा द्वारा ठीक ही लिखा गया है कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष को व्यक्त करने वाला यह स्तंभ एक लोक जीवन का रंगमंच है। अब हम बात करते हैं कुंभाकालीन देवालयों या मंदिरों की। तो कुंभाकालीन देवालयों या मंदिरों के निर्माण में परंपरागत शैली का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन इनकी विशालता और तक्षण कला निश्चय ही विलक्षण कही जा सकती है। ऐसे मंदिरों में चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर और श्रृंगार चौवरी या गौरी का मंदिर, एकलिंगजी में मीरा मंदिर और रणकपुर का मंदिर अपने ढंग के अनूठे हैं। एकलिंगजी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन कुंभा ने मूल मंदिर में एक विशाल मंडप और तोरण का निर्माण करवाया था। कुंभा ने चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ के प्रत्येक दुर्ग में कुंभा स्वामी के मंदिर बनवाए थे। कुंभा के काल की सभी देव मूर्तियां आभूषणों तथा सर्वथा नवीन प्रसाधनों से युक्त हैं और इन मंदिरों में कुंभाकालीन जीवन की घटनाएं और पौराणिक कथाएं अद्भुत सफाई और शक्ति व कौशल से उत्कीर्ण की गई हैं। कुंभाकालीन मंदिर वास्तु की दृष्टि से स्थापत्य की विशेषताएं लिए हुए हैं और उनमें सुरक्षा का अंश पाया जाता है और इसीलिए भंडारकर द्वारा कहा गया है कि कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक नवीन चेतना को जन्म दिया। कुंभाकालीन संगीत कला की अगर हम बात करें तो कुंभा के काल में संगीत कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई और वो स्वयं उच्च कोटि का संगीतज्ञ कहा जा सकता था। उसने अपने संगीत के अध्ययन और कला के गहन ज्ञान का परिचय संगीत मीमांसा, संगीत राज और सुधा प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना करके और चंडी शतक की व्याख्या और गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की टीका रचकर दिया है। इसके अलावा राणा कुंभा ने संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी। एक लिंग महात्म्य में विभिन्न राग रागनियों पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना राणा कुंभा द्वारा स्वयं की गई। इस काल की बनी हुई मूर्तियों से भी हमें संगीत की स्थिति का ज्ञान होता है। रणकपुर, चित्तौड़, देलवाड़ा, एकलिंग आदि स्थानों पर प्राप्त प्रतिमाओं में संगीत मंडलियों और वादक मंडलियों की प्रतिमाएं द्रष्टव्य हैं, जो इस बात को पुष्ट करती हैं कि संगीत का प्रचलन उस काल में जनसामान्य में भी था तथा मृदंग, श्रृंग, झांझ आदि वाद्य यंत्र तत्कालीन समाज में अत्यंत लोकप्रिय थे। अब हम बात करते हैं कुंभा के विद्यानुराग की। तो कुंभा एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि एक साहित्य प्रेमी भी था। एक लिंग महात्म्य में उसको वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में निपुण बताया गया है। वो स्वयं विद्वान था और मराठी, मेवाड़ी, कन्नड़, संस्कृत, गुजराती आदि कई भाषाओं का ज्ञाता था और यह बात उसके द्वारा लिखित 4 नाटकों से प्रमाणित भी होती है। तो इससे स्पष्ट है कि वो नाट्य शास्त्र का भी अच्छा ज्ञाता था। कामराज रतिसार नामक ग्रंथ के सृजन का श्रेय भी कुंभा को ही दिया जाता है। उसकी जो कुछ रचनाएं हैं वो धर्म से और कुछ रचनाएं संगीत कला से संबंधित हैं। कुंभा केवल विद्वान ही नहीं बल्कि विद्वानों का आश्रयदाता भी था। मंडन नामक शिल्प शास्त्री को कुंभा के दरबार में आश्रय प्राप्त था। उसने वास्तुकला के संबंध में देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजबल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि और महेश द्वारा की गई थी। कवि अत्रि काव्य शास्त्र का आलोचक भी था और उसे मीमांसा, न्याय और वेदांत में विशेष योग्यता प्राप्त थी। उसकी मृत्यु के उपरांत पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। इसके अलावा एकलिंग महात्म्य का लेखक कान्हव्यास कुंभा का वैतनिक कवि था।
कुंभा के शासनकाल में अनेक जैन विद्वान भी हुए जिन्होंने काव्य ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की रचना की और इनमें सोम सुंदर, जयचंद्र सूरी और सोमदेव आदि उल्लेखनीय हैं। कुंभा द्वारा बहुत से आचार्यों तथा शिक्षण संस्थाओं को समय समय पर आर्थिक अनुदान देकर प्रेरित भी किया गया। कुंभा के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि महाराणा कुंभा मेवाड़ का परम पराक्रमी और तेजस्वी राणा था। उसने न केवल विरासत में प्राप्त राज्य की रक्षा की बल्कि उस समय के शक्तिशाली मालवा और गुजरात के सुल्तानों व मेवाड़ के निरंतर होने वाले आक्रमणों से अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए उसका सफलतापूर्वक विस्तार भी किया। कुंभा को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया है। वो एक प्रजापालक और धर्म सहिष्णु शासक था तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शासक था। कुंभा एक कुशल और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी था। उसने पड़ोसी शत्रुओं को अपने विरुद्ध संगठित नहीं होने दिया। हालांकि मालवा और गुजरात के सुल्तान आपस में संधि कर चुके थे, लेकिन फिर भी कुंभा के साथ संयुक्त रूप से युद्ध नहीं कर सके। उसके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया गया कि शत्रु किसी भी तरह से आक्रमण न कर सके। महाराणा कुंभा जैसा वीर और युद्ध कुशल था, वैसा ही पूर्ण विद्यानुरागी भी था और मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के राजाओं में बड़ा प्रतापी राजा था। सांस्कृतिक क्षेत्र में मेवाड़ को कुंभा की जो देन है वो अभूतपूर्व थी और उसके शासनकाल में मेवाड़ द्वारा बहुमुखी उन्नति की गई।